हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम से रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स की सीरीज़ को अब लेके चल रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे जो रहते थे, जिसमें मैंने अभी 2 वीडियोज़ अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बनाई थी, ये तीसरी है। इस वीडियो में मैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स और जनरल इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कशन करूंगा। और ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसको करने से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टर इकोनॉमिक सिचुएशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटीज़ वेल बीइंग। यानी ऐसी अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिचुएशंस जिसके ज़रिए वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी बढ़ाई जा सके। इट इज़ कंसर्न और या कोर एरिया या स्कोप ऑफ द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली अल्टरनेटिव इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं कि अच्छा, हम अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर हम इस तरीके से एलोकेट करें कि मोर रूरल एरियाज़ पे स्पेंड करें और सपोज मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ पे कम स्पेंड करें, शहरों में इस एरिया में ज़्यादा स्पेंड करें और ए एरिया में स्पेंड ज़्यादा करें और बी एरिया में कम करें, तो वेलफेयर इंप्रूव हो सकती है। हेल्थ पे ज़्यादा स्पेंड करें, एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड करें एज़ कम्पेयर टू किसी और सेक्टर पे। तो बेसिकली हम अल्टरनेटिव सिचुएशन देखते हैं जिसमें सोसाइटी की वेल बीइंग को इंक्रीज़ किया जा सके। वाई? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमने उसे वाइजली स्पेंड करना होता है, एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स को। तो क्या होता है? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिचुएशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटीज़ वेल बीइंग। बेसिकली हम इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? कोर एरिया क्या है? हाउ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैन इंक्रीज। अच्छा, अब होता ये है कि ये मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिखी है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो पोटेंशियल वेलफेयर है वो है डब्ल्यू स्टैरिक, और जहाँ पर करंटली हम स्टैंड कर रहे हैं दैट इज़ डब्ल्यू। सो डब्ल्यू से डब्ल्यू स्टैरिक पे हम कैसे जा सकते हैं? दिस इज़ द स्कोप ऑफ योर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब डिफरेंट क्राइटेरियाज पेश किए गए हैं सोशल वेलफेयर या सोसाइटी की वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के बारे में। तो वो क्राइटेरिया 7-8 क्राइटेरियाज हैं, वो हम अभी 5-6 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे और उससे आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि आपने मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने पेश किए, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ने पेश किए, वो कैसे कहते थे कि भाई कि कौन से कोर फैक्टर्स हैं जो कि वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं सोसाइटी की। तो इसमें पहला क्राइटेरिया जो है वो आपके सामने विजिबल है, दैट इज़ जीएनपी और ग्रोथ एज ए क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर। WF मैंने वेलफेयर के लिए लिखा हुआ है जी। ये एडम स्मिथ का क्राइटेरिया था। एडम स्मिथ के अगेंस्ट क्या था कि जी वेल्थ ऑफ नेशन, उसकी आपने देखी होगी, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसकी बुक का नाम है। तो बेसिकली एडम स्मिथ का जो थीम था कि अगर वेल्थ ऑफ नेशन इंक्रीज़ होगी तो सोसाइटी की वेलफेयर भी इंक्रीज़ होगी। जीएनपी इंक्रीज़ हो जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज़ ओनली अचीव्ड because of the increase in the GNP of the society. So you can achieve the W steric when your W will increase, और W क्या है? वो आपके पास जो क्लासिकल या एडम स्मिथ में है वो है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वो कैसे इंक्रीज़ हो सकती है? बाय द GNP। इतना ही काफ़ी है, इसमें मज़ीद डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ बेंथम क्राइटेरिया। बेंथम्स क्राइटेरिया जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, वो क्या कहता है? ये एक एमसीक्यू पेपर में आया था कि ये ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर ग्रेटेस्ट नंबर इज एसोसिएटेड विद, अब नीचे इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे हुए थे, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? बेंथम के साथ ये एसोसिएटेड है। तो बेंथम क्राइटेरिया कहता है ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें अज्यूम किया गया कि ये टोटल वेलफेयर होती है सोसाइटी की, वो अगर सोसाइटी में 3 मेंबर हैं तो उनकी यूटिलिटी को ऐड करने से आपको टोटल वेलफेयर मिलती है। U, A utility of A and B and C. So welfare is the sum of utilities of the individuals। अगर इंडिविजुअल हम सपोज कर रहे हैं कि 3 है, सो अब वेलफेयर कैसे इंक्रीज हो सकती है? सपोज जो कि बुक में सपोज किया गया है, यानी समझाने के लिए कि सोसाइटी में कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, लाइक ऐसी चेंज आती है
कि यूटिलिटी ए की भी और बी की इंक्रीज़ हो जाती है, इन दो बंदों को बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ये जो बी पर्सन है, सॉरी ये मैं यहाँ बी लिख गया हूँ, या सी पर्सन की जो यूटिलिटी है वो फॉल कर जाती है। ए और बी की बढ़ जाती है, लेकिन जो सी पर्सन है, इधर भी सी आना चाहिए था, सी की यूटिलिटी फॉल कर जाती है। यानी सोसाइटी में कुछ लोगों का बेनिफिट हो गया और कुछ लोगों की यूटिलिटी फॉल कर गई। लेकिन जो सम ऑफ द यू ए एंड यू बी, ये जो दो बंदे थे जिनकी यूटिलिटी बढ़ी है, इफ इट इज ग्रेटर देन द फॉल इन द यूटिलिटी ऑफ सी, तो ओवरऑल आपकी जो वेलफेयर है वो इंक्रीज होगी। ये क्राइटेरिया किसका है? बेंथम का क्राइटेरिया है। अब मैं उर्दू में आपको समझा देता हूँ। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर सोसाइटी में कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ है और कुछ को लॉस हुआ है, लेकिन जिनको बेनिफिट हुआ है वो ऑन एवरेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लॉस ऑफ द सोसाइटी। सो ऑन एवरेज डोमिनेट क्या कर रहा है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या पॉजिटिव गेन जो है वो डोमिनेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो नेगेटिव का या यूटिलिटी फॉल हुई है। सो उससे ओवरऑल जो वेलफेयर है वो सोसाइटी की इंक्रीज़ होगी। ये बेंथम का कहना था। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो कार्डिनलिस्टिक क्राइटेरिया है। ठीक है जी। तो कार्डिनलिस्टिक क्राइटेरिया ये थर्ड वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया या सोशल वेलफेयर की मेजरमेंट का क्राइटेरिया है। ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये क्राइटेरिया बेस करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता ही है कि व्हेन यू यूज सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी, ठीक है जी, गुड और सर्विसेज, द यूटिलिटी दैट यू विल अचीव, यानी मार्जिनल यूटिलिटी वो फॉल करती है जी 10, 8, 6, 4, 2 एंड फॉर एग्जाम्पल। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था, आपको पता ही है ये चीज़। अब ये है कि यहाँ पे अज्यूम किया गया है इस क्राइटेरिया में, इस समझाने के लिए आपको, कि देयर आर 3 पर्सन ए, बी एंड सी। ए की इनकम है 1000, बी की 500 और सी की भी 500। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अपने माइंड में रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो ए पर्सन है, जब ये अपने पूरे के पूरे 1000 रुपीज़ स्पेंड करेगा तो जो टोटल यूटिलिटी इसे रिसीव होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू द 1000 स्पेंड बाय दीज 2 पर्सन कलेक्टिवली। इन दोनों को जो यूटिलिटी मिलेगी 500 स्पेंड करके, वो टोटल यूटिलिटी जो है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू 1000 स्पेंड ऑन दिस पर्सन। ये एसेंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखी हुई है? टोटल यूटिलिटी या टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कह लें या टोटल यूटिलिटी कह लें, दैट इज रिसीव्ड बाय द पर्सन ए इज लेस देन द यूटिलिटी दैट इज रिसीव्ड बाय बी एंड सी। रीज़न क्या है? देखिए, ये जो अकेला बंदा है, ये जब ये स्पेंड करेगा कॉन्टीन्यूसली 1000 को, तो इसकी जो एंड यूनिट्स होंगी उनकी जो यूटिलिटी हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी। तो उनको जब आप ऐड करेंगे, और ये बी और जो सी हैं इनके पास तो हैं ही 500, सो दे विल, यानी कि इंडिविजुअली, यानी कि इन दोनों को कलेक्टिवली इनकी जब टोटल यूटिलिटी को हम ऐड करते हैं, दैट दे विल रिसीव बाय स्पेंडिंग द 1000 वुड बी ग्रेटर देन द सेटिस्फेक्शन दैट ए पर्सन इज रिसीविंग। सो रिजल्ट क्या है? कहना क्या चाहता है? वो कहता है कि भाई जिसके पास इनकम ज़्यादा है उस पर टैक्स लगाएं या कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, और जिनके पास पैसे कम हैं पैसे मूव कर दिए जाएं इनकी तरफ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया टैक्स हो सकता है, ठीक है जी। तो क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये कौन सा क्राइटेरिया है? कार्डिनलिस्टिक क्राइटेरिया। तो ये 3 क्राइटेरियाज हो गए, बाकी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं सेकंड बोर्ड जो है वो लॉन्च करता हूँ। अच्छा जी, तो अब फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? फोर्थ क्राइटेरिया है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया जब एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, यानी पेरेटो वाज अ इटालियन इकोनॉमिस्ट। पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमल सिचुएशन या पेरेटो एफिशिएंट सिचुएशन जो है वो कब होगी, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं इसको पढ़ लूँगा। वो उस वक्त होगी कि व्हेन ड्यू टू अ चेंज, ठीक है, ड्यू टू एनी चेंज इन या ड्यू टू एनी मूव समवन विल गेन, कुछ लोगों को बेनिफिट हो और दूसरों की जो वेलफेयर है वो कांस्टेंट रहे। यानी सोसाइटी में अगर 4 लोग हैं, ए, बी, सी एंड डी, इनमें से इन 2 की सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी इनकी बढ़े या इनकी वेलफेयर बढ़े, जबकि सी का वेलफेयर का लेवल जो प्रीवियस था वही का वही है, तो दैट वुड बी पेरेटो एफिशिएंसी। वेलफेयर विल इंक्रीज इफ ड्यू टू अ चेंज समवन इज बेटर ऑफ विदाउट डिक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ अदर इन द सोसाइटी।
दिस इज पेरेटो एफिशिएंसी, एफिशिएंट या पेरेटो ऑप्टिमल सिचुएशन। पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्या थी वो आपने पढ़ी थी, वो अभी 2x2 मॉडल में भी देख लेंगे। पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्या होता है? व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द benefit of one person without decreasing the benefit of other, when it is impossible to increase the production of X without decreasing the output of Y। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, when it is impossible to increase the consumption of X without decreasing the units of Y, so Pareto optimality is something else। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं Pareto optimality क्राइटेरिया, लेकिन इसके अंदर Pareto efficiency डिस्कस कर रहे हैं। सो ये मैंने अभी आपको बताया। काल्डोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया, ये आपके पास 5th क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल सा है। काल्डोर और हिक्स दोनों ने मिलकर पेश किया। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर सोसाइटी में कोई चेंज आती है जिसकी वजह से ए और बी दो मेंबर हैं सोसाइटी के, उनको बेनिफिट हो जाता है, जबकि सी और डी ये लूज़र हैं, इनको कोई लॉस हो जाता है। क्या होता है कि ड्यू टू अ चेंज इन द सोसाइटी कुछ लोगों को बेनिफिट हो गया और कुछ लूज़र हैं, कुछ गेनर हैं। अब क्राइटेरिया इतना सिंपल है ना, एक लाइन में आप याद कर सकते हैं कि अगर गेनर जो हैं कुछ कंपनसेट कर दें लूज़र्स को, जबकि वो नेट गेनर ही रहें, तो ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी ए और बी जो थे वो गेनर थे, वो अगर कंपनसेट कर दें सी और डी को जिनको लॉस हुआ है, तो ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इंक्रीज हो सकती है। इसकी एग्जांपल आपको बुक के अंदर, कोट्सियानिस की बुक के अंदर दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। फॉर एग्जांपल जो है वो ये है कि ए पर्सन है, उसको 1000 मिल गया मिसाल के तौर पे, उसे रोड पे पड़ा हुआ मिल गया, और बी है उसका कहीं जो है ना 200 रुपीज़ गिर गया पॉकेट से, या कुछ भी मसला हुआ है, उसको 200 का लॉस हो गया। इसे 1000 मिला है या इसे गेन हुआ है किसी वजह से, अगर ये 200 रुपीज़ इसे दे दे, स्टिल ही इज़ अ गेनर। उसे तो ये 1000 मुफ्त में मिला है ना, उसे कोई किसी मूव की वजह से विंडफॉल गेन मिल गया। सो नेट गेनर स्टिल ये है, इसको तो वही 200 मिल गए, वही वापस जो उसके गुम हो गए थे, लेकिन ये नेट गेनर होगा ओवरऑल। तो ओवरऑल वेलफेयर जो आपकी सोसाइटी के वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मूव, यानी कंपनसेशन क्राइटेरिया के। लास्ट क्राइटेरिया बर्गसन सोशल वेलफेयर फंक्शन, और इसके अलावा आ जाएगा आपके पास मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। सो बर्गसन सोशल वेलफेयर फंक्शन कहते क्या है? ये एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर। सो ये मैंने वैसे 2 पॉइंट्स बना दिए। सो सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या शो करता है? डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़ द पर्सन ए इज़ रिसीविंग एंड यूटिलिटी बी इज़ रिसीविंग, विच गिव्स सेम लेवल ऑफ वेलफेयर टू द सोसाइटी इफ़ देयर आर 2 पर्सन इन द सोसाइटी। एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था कि सोशल वेलफेयर फंक्शन शो करता है द यूटिलिटी दैट इज़ रिसीव्ड बाय 3 पर्सन 4 पर्सन। यहाँ पर 2 लोग ही डिस्कस किए गए, ए एंड बी। सो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़ दैट इज़ रिसीव्ड बाय ए और बी दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ वेलफेयर टू द सोसाइटी इज़ शोन बाय सोशल वेलफेयर फंक्शन। सो हायर द सोशल वेलफेयर फंक्शन, हायर द सेटिस्फैक्शन, या सेटिस्फैक्शन कह लें या वेलफेयर कह लें। सो एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, ये यहाँ पे एंड हो गया। बेसिकली ये बनाने का मकसद इस डायग्राम तक आना था। सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कहाँ पर होती है? ये एमसीक्यू आ सकता है। सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है वेयर ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, GUPF, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दिस वन which shows different combination of utilities that A can receive and B can receive। यानी कि जैसे होता था ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या शो करता था? डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट अ नेशन कैन प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग ऑल इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटीज़, ठीक है जी, दैट अ सोसाइटी कैन अचीव by utilizing all its available resources। तो grand utility possibility frontier क्या कहता है? different combination of utilities that a person A and B can get
that can be given to A or B person by a society by utilizing all the society's resources. इस तरीके से, ठीक है इसकी डेफिनेशन. सो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कहाँ पर होती है? सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है वेयर द ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज टेंजेंट टू हाईएस्ट पॉसिबल सोशल वेलफेयर फंक्शन. आप इसे SWF कह लें, सोशल वेलफेयर फंक्शन आप इसे W कह लें. वो है पॉइंट W स्टैरिक वेयर यू हैव अचीव W स्टैरिक. मैंने बिल्कुल जब ये टॉपिक के स्टार्ट में बताया था W स्टैरिक क्या आपकी पोटेंशियल वेलफेयर, हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलफेयर वो आपने अचीव कर ली. सो वेयर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज़ मैक्सिमाइज, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ ब्लिस या ब्लिस पॉइंट कहते हैं. ये एक भी MCQ एक पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आ चुका है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेलफेयर इकोनॉमिक्स.